हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ दयानंद प्रसाद एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वेपर कंप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। वेपर कंप्रेशन सिस्टम, ठीक है। इससे पहले हम लोग एयर रिफ्रिजरेशन सिस्टम कवर कर चुके हैं। एयर रिफ्रिजरेशन सिस्टम और वेपर कंप्रेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस है आज वो भी जानेंगे। देखिए, वेपर कंप्रेशन सिस्टम जो है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सिस्टम है। ये कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज़ होता है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज़ होता है। अब किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखिएगा तो जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ओके, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें 4 प्रोसेस होता है, जैसे कि हम लोग पहले भी देखे हुए हैं कि 4 प्रोसेस होता है। इसे एयर कंप्रेशन सिस्टम में हम लोग देखे थे। इसमें भी 4 प्रोसेस होता है। कंप्रेशन सिस्टम, एक है कंडेंसेशन प्रोसेस, एक है एक्सपेंशन प्रोसेस और एक है वेपोराइजेशन प्रोसेस, ठीक है। इसमें कंप्रेशन होता है रिफ्रिजरेंट का, फिर उसको हम लोग ठंडा करते हैं, कंडेंसेशन होगा। फिर उसके बाद ठंडा करने के बाद उसका एक्सपेंशन करते हैं, प्रेशर रिलीज कराते हैं। फिर उसको वेपोराइजेशन करते हैं। वेपोराइजेशन करते हैं कहाँ पे? जो रिफ्रिजरेटिंग सिस्टम है, जिस सिस्टम को हमको ठंडा रखना है वहाँ पे वेपोराइजेशन करते हैं। इसको वेपोराइजेशन या इवोपरेशन भी कह सकते हैं आप, इवोपरेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये 4th प्रोसेस। तो जो हम लोग का वेपर कंप्रेशन सिस्टम है, ये जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम है और जो एयर रिफ्रिजरेशन सिस्टम था, उन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या था तो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो जैसे कि हम लोग एयर रिफ्रिजरेशन सिस्टम में देखे थे कि जो रिफ्रिजरेंट के रूप में यूज़ हो रहा है वो क्या है? एयर है। और एयर जो वहाँ यूज़ हो रहा है वो एयर कभी भी अपना फेस चेंज नहीं करता है। वो अपना फेस चेंज नहीं करता है। वो क्या करता है कि बस सेंसेबल हीट को लेकर के, कहाँ से? रिफ्रिजरेटर से सेंसेबल हीट को लेकर के बाहर चला जाता है और कूलर में कूल हो जाता है। यही होता था एयर रिफ्रिजरेशन सिस्टम में। आइदर आप बेल कॉलमन साइकिल देखे होंगे या तो कार्नोट साइकिल वाला देखे होंगे। उसमें हम लोग दोनों में, रिवर्स कार्नोट साइकिल में, दोनों केस में ही हम लोग का एयर अगर रिफ्रिजरेंट के रूप में यूज़ किया जा रहा है तो वो अपना फेस चेंज नहीं करता है और रिफ्रिजरेटर से हीट लेकर के बाहर चला जाता है। रिफ्रिजरेटर से हीट लेकर के बाहर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को जो रिफ्रिजरेंट होगा वो रिफ्रिजरेंट क्या करेगा? अपना फेस चेंज करेगा। अपना रिफ्रिजरेंट जो यूज़ करेंगे वेपर कंप्रेशन सिस्टम में, वो रिफ्रिजरेंट अपना फेस चेंज करेगा। वो लिक्विड से वेपर कन्वर्ट होगा और अगेन वेपर से लिक्विड कन्वर्ट होगा। तो चलिए इसका साइकिल के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि इक्विपमेंट कहाँ पे क्या लगाया हुआ है। तो दिस इज़ अवर कंप्रेसर, यहाँ पे कंप्रेसर है। दिस इज सक्शन लाइन, जहाँ से क्या हो रहा है कि मेरे पास कंप्रेसर का इनलेट पॉइंट है। यहाँ पे रिफ्रिजरेंट कंप्रेसर में इंटर हो रहा है। कंप्रेस होने के बाद ये है गया डिस्चार्ज लाइन, जहाँ से वो निकल के जा रहा है। निकलने के बाद ये जो पोर्शन है, दिस इज़ अवर कंडेंसर, जहाँ पे वो ठंडा होगा। दिस इज़ अवर कंडेंसर, ये जहाँ ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद ये रिसीवर है, वहाँ स्टोर कर रहे हैं हम लोग किसको? कंप्रेस्ड रिफ्रिजरेंट जो आ रहा है इधर से, उसको ठंडा करने के बाद यहाँ स्टोर कर रहे हैं। स्टोर करने के बाद इधर से आकर के लिक्विड लाइन है, मतलब ये ठंडा करने के बाद, चूँकि कंडेंसर के बाद वो क्या करता है कि वो ठंडा हो जाता है, तो यहाँ कंप्रेस होने के बाद वो क्या होगा? कंप्रेस होने के बाद, चलिए वो बाद में देखें, इक्विपमेंट देख लेते हैं। ये रिसीवर है जहाँ पे वो जमा करेगा, रिसीव करेगा यहाँ से जो लिक्विड आएगा उसको। फिर वो लिक्विड लाइन को लेकर के, ये एक्सपेंशन वाल्व है जहाँ पे वो एक्सपेंड होगा। फिर यहाँ इवोपरेटर लगाया हुआ है जहाँ से वो हीट को एक्सेप्ट करेगा और अगेन ये कंप्रेसर में आ जाएगा। ओके, तो अब हम लोग पूरा प्रोसेस को, सारा इक्विपमेंट देख लिए कि कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पे लगाया हुआ है। अब हम लोग पूरा प्रोसेस को जानते हैं। स्टार्ट करते हैं ये सक्शन लाइन से। सक्शन लाइन में हम लोग का जो रिफ्रिजरेंट इंटर होता है वो कैसा रिफ्रिजरेंट होता है? लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर रिफ्रिजरेंट, ठीक है। लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर रिफ्रिजरेंट होता है। लेकिन ये किस फॉर्म में होता है? वो किस फॉर्म में होगा? तो चूंकि वो इवोपरेटर से आया हुआ रहता है तो वो वेपर फॉर्म में होगा। इवोपरेटर से हीट लेकर के आता है वो, तो वो इवोपरेटर ही वो किस फॉर्म में होगा? वेपर फॉर्म में होगा, वेपर फॉर्म। अगेन वो जब लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ये लो टेम्परेचर हम किस सेंस में बोल रहे हैं? हम लोग लो टेम्परेचर बोल रहे हैं, बट इस सेंस में बोल रहे हैं कि जब कंप्रेस होने के बाद का जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सक्शन लाइन। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये लो टेम्परेचर यहाँ पे, समझ आया? तो यहाँ लो टेम्परेचर लो प्रेशर रिफ्रिजरेंट इंटर होगा, लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर रिफ्रिजरेंट इंटर होगा। और
वो वेपर फॉर्म में होगा। कंप्रेस होने के बाद क्या होगा कि उसका प्रेशर भी राइज हो जाएगा और उसका टेम्परेचर भी राइज होगा, और वो वेपर फॉर्म में तो था ही, तो वेपर फॉर्म में रहेगा। उसके बाद यहाँ पे अब क्या मिला हमको, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रिफ्रिजरेंट मिल गया, लेकिन वेपर फॉर्म में है। ओके, अब ये जो कंप्रेशन प्रोसेस होगा वो कंप्रेशन किस प्रोसेस में होगा, एडियाबेटिक होगा ना रिवर्सिबल एडियाबेटिक होगा, कि कौन सा प्रोसेस होगा, तो वो होगा रिवर्सिबल एडियाबेटिक, आई मीन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा। जो कंप्रेशन प्रोसेस होगा वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा। उसके बाद हम लोग का यहाँ से आ जाइए, यहाँ पे आ गया कंडेंसर। कंडेंसर में वो कंडेंस्ड होगा, ठंडा होगा, क्योंकि वो वेपर फॉर्म में था, तो वेपर फॉर्म को हमको कन्वर्ट करके उसको लिक्विड फॉर्म में लेके आना है, लिक्विड बनाना है। तो कंडेंसर में वो ठंडा होगा, अब वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, और लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे स्टोर होगा, रिसीवर टैंक में वो स्टोर होगा। स्टोर होने के बाद जो लिक्विड लाइन है उससे वो चला गया यहाँ पे एक्सपेंशन बल्ब, जहाँ पे जा करके वो एक्सपेंड होगा। एक्सपेंशन भी होगा वो किस फॉर्म में होगा, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा यहाँ पर भी, और वो एक्सपेंड होगा, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा यहाँ पे। और एक्सपेंड होने के बाद उसका क्या होगा कि यहाँ से जैसे ही वो ठंडा हुआ, कंडेंसर में ठंडा हुआ था, तो इसका जो फेज तो चेंज हो गया, फेज चेंज हो गया, लेकिन क्या ये अपना प्रेशर लूज किया? नहीं, ये अपना प्रेशर लूज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कंडेंसर में कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है, वो अपना प्रेशर लूज नहीं करेगा, प्रेशर जो था वही रहेगा। अब यहाँ पे जाके एक्सपेंशन वाल्व में वो अपना प्रेशर रिलीज करेगा, और फिर अगेन एक्सपेंशन वाल्व के बाद में जो पॉइंट नंबर 1 है, वो पॉइंट नंबर 1 में हम लोगों को क्या मिलने वाला है, लो टेम्परेचर। टेम्परेचर तो कम हो ही चुका है, क्योंकि कंडेंसर में टेम्परेचर कम हो चुका है, और एक्सपेंशन के बाद तो और ज़्यादा टेम्परेचर कम हो गया। तो यहाँ पे लो टेम्परेचर और प्रेशर भी यहाँ से ख़त्म हो गया, तो लो टेम्परेचर और लो प्रेशर मिलेगा रिफ्रिजरेंट। लो टेम्परेचर लो प्रेशर, और वो सॉलिड, वो किस फॉर्म में होगा, तो लिक्विड फॉर्म में होगा। तो लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे रिफ्रिजरेंट मिलेगा। जब वो लो टेम्परेचर लो प्रेशर रिफ्रिजरेंट इवापोरेटर से पास होगा, तो हमने बताया था कि जब कोई रिफ्रिजरेंट का बहुत कम प्रेशर कम कर दिया जाए और वो लिक्विड फॉर्म में हो, है ना, और उसका टेम्परेचर भी कम हो, तो उसका हीट एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है और हीट एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाता है। तो यहाँ इवापोरेटर से जब वो पास होगा तो हीट ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा, हीट ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा। दिस इज़ अवर रिफ्रिजरेटर, यही अपना रिफ्रिजरेटर है, जहाँ पे इवापोरेटर बोलिए इसको, रिफ्रिजरेटर बोलिए, या फिर एक ऐसा सिस्टम बोलिए जिसको हमको ठंडा रखना है। तो ये सिस्टम वही है, पॉइंट नंबर 1 वाला ये सिस्टम वही है जिसको हमको ठंडा रखना है। तो वहाँ से जब ये रिफ्रिजरेंट पास होगा तो सराउंडिंग का हीट को क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट कर लेगा, और जब ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एक्सेप्ट करेगा तो वो क्या होगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वेपर बन जाएगा, और फिर ये वेपर अगेन कंप्रेसर में इंसर्ट होगा, और अगेन कंप्रेस होकर के पूरा साइकिल कंप्लीट होते चला जाएगा। तो आपको पता चल गया कि जब हम लोग का सिलेंडर में इंसर्ट होगा तो वो वेपर फॉर्म में इंसर्ट होगा, और उसका टेम्परेचर कंप्रेसर के बाद के टेम्परेचर से कम होगा। ओके, बाद के टेम्परेचर से कम होगा, और प्रेशर भी कम होगा। यहाँ पे प्रेशर भी कम होगा। प्रेशर कहाँ बढ़ेगा, तो प्रेशर कंप्रेसर के बाद यहाँ पे बढ़ेगा प्रेशर। यहाँ पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर मिलने वाला है। यहाँ पे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर यहाँ पे मिलेगा। फिर कंडेंसर में हम लोग टेम्परेचर रिलीज़ करेंगे, फिर अगेन लिक्विड लाइन से लेकर के एक्सपेंशन वाल्व में हम लोग उसका प्रेशर रिलीज, प्रेशर कम हो जाएगा। फिर हम लोग को लो प्रेशर लो टेम्परेचर और लिक्विड मिलेगा, फिर वो इवापोरेटर से जा कर के तब वेपर में बनेगा, और यही मेरा साइकिल है। यही अपना पूरा वेपर कंप्रेशन सिस्टम है। ओके, होप आप समझ गए होंगे। अब अगर वेपर कंप्रेशन सिस्टम का एक एक स्टेप अगर देखिएगा कि कंप्रेसर में क्या हो रहा है, कंप्रेसर के बाद में कंडेंसेसर में क्या हो रहा है, जहाँ कंडेंस्ड हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो किस तरह से हो रहा है वो पूरा यहाँ पे रिटेन में लिखा हुआ है। जैसे कि द वेपर एट लो टेम्परेचर, वेपर जो होगा लो टेम्परेचर एंड प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर में इंटर होगा कहाँ पे, कंप्रेसर में। व्हेन इट इज़ कंप्रेस्ड आइसेंट्रोपिकली, और वहाँ पे किस तरह कंप्रेस होगा, आइसेंट्रोपिकली, एंड सब्सिक्वेंटली इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीजेज, और उसका टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, उसका टेम्परेचर और प्रेशर रिलीज होगा। उसके बाद दिस वेपर आफ्टर लिविंग कंप्रेसर इंटर द कंडेंसर, जब कंप्रेसर से निकलने के बाद वो कहाँ जाएगा, कंडेंसर में जाएगा। वेयर इट इज़ कंडेंस, जहाँ पे वो कंडेंस्ड होगा, ठंडा होगा। इन टू ए हाई प्रेशर लिक्विड, उसका प्रेशर अभी भी कम नहीं होगा, कंप्रेसर में प्रेशर कम थोड़े होता है, केवल फेस चेंज होगा। तो वहाँ पे प्रेशर
हाई प्रेशर लिक्विड बनेगा एंड इट्स कलेक्टेड इन अ रिजर्वायर टैंक। उसको बाद हम लोग उसको रिजर्वायर टैंक में जमा करेंगे, कलेक्ट करेंगे। अगेन रिजर्वायर टैंक से उसको कहाँ लेके जाएंगे? फ्रॉम रिजर्वायर टैंक इट पास थ्रू द एक्सपेंशन बल्ब, एक्सपेंशन बल्ब से पास होगा। हेयर इट इज़ थ्रोटल डाउन, जहाँ पे वो थ्रोटल डाउन होगा टू ए लोअर प्रेशर, और उसका प्रेशर कम हो जाएगा एंड हैज़ ए लो टेम्परेचर, है ना, उसका प्रेशर भी कम हो जाएगा और टेम्परेचर भी कम होगा। आफ्टर फाइंडिंग इट्स वे थ्रू एक्सपेंशन बल्ब इट फाइनली पासेस टू इवापोरेटर। एक्सपेंशन बल्ब से निकलने के बाद वो इवापोरेटर घुसेगा, वेयर इट इज़ एक्सट्रैक्टेड हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, और जहाँ से हीट लेगा कहाँ से? सराउंडिंग से, और कलेक्टिंग फ्लूइड बींग्स रिफ्रिजरेटेड एंड वेपोराइज टू ए लो प्रेशर वेपर, और फिर वो लो प्रेशर वेपर बन जाएगा, और फिर उसका लो प्रेशर वेपर बनेगा। उसके बाद हम लोग उसको कंप्रेसर में फिर से इंसर्ट करके पूरा साइकिल को चलाएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वेपर कंप्रेशन सिस्टम। अब हम लोग इसका मेरिट डिमेरिट्स देखते हैं कि क्या क्या विशेषता है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम से, ये किस तरह से इसका क्या क्या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आता है इसमें, वो सब चीज़ देखते हैं। तो पहला मेरिट है कि द COP इज़ क्वाइट हाई एज द वर्किंग ऑफ साइकिल इज़ वेरी नियर टू डैट ऑफ रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। इसका COP जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है ना, इसका COP काफ़ी ज़्यादा होता है और ये बहुत करीब होता है रिवर्स कार्नोट साइकिल। आपको पता है कि कार्नोट साइकिल या रिवर्स कार्नोट साइकिल का COP सबसे ज़्यादा होता है ना, क्योंकि वो आइडियल साइकिल है। तो इसका जो COP होगा वेपर कंप्रेशन सिस्टम का, इसका भी COP बहुत क्लोज होगा। किसका? वेपर कंप्रेशन सिस्टम का COP बहुत क्लोज होगा, कार्नोट साइकिल के इफिशियंसी के करीब होगा। When used on background level, the running cost of vapor compression refrigeration system is only 1/5 of air refrigeration system। अगर हम लोग इसका यूज़ वेपर कंप्रेशन सिस्टम का यूज़ अगर हम लोग अर्थ में करें, मतलब कहीं रुका हुआ स्टैटिक बॉडी में करेंगे, तो ये जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम होगा इसका कॉस्ट बहुत कम पड़ेगा, मतलब 1/5 पड़ेगा एयर रेफ्रिजरेशन से। एयर रेफ्रिजरेशन के कंपेयर में इसका कॉस्ट कम पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है कि फॉर अ सेम रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट द साइज ऑफ इवापोरेटर इज स्मॉलर। अगर हम लोग सेम रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट लेंगे तो इसका जो साइज होगा वो क्या होगा? स्मॉलर होगा, इसका साइज कम छोटा होगा। ओके। फोर्थ पॉइंट है कि द रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑफ इवापोरेटर कैन बी अचीव्ड सिंपली बाय एडजस्टिंग द थ्रॉटल बल्ब ऑफ द सेम यूनिट। ओके, द रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑफ evaporator can be achieved simply by adjusting the throttle valve of the same unit। मतलब अगर हम लोगों को मान लीजिए कि जो रेफ्रिजरेटर है जिसको हमको ठंडा रखना है, अगर हमको मान लीजिए कि 0 डिग्री ठंडा रखना है, किसी को -5 डिग्री ठंडा रखना हो, किसी को 4+4 डिग्री टेम्परेचर रखना है, तो सबका अलग अलग डिज़ायर होता है, टेम्परेचर का अलग अलग रखने का मतलब डिज़ायर है, सबका इच्छा अलग अलग रखने का है। तो जो थ्रोटल वल्व है, मतलब जहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है थ्रोटल वल्व, उसको अगर हम लोग एडजस्ट करेंगे, मतलब जो रिफ्रिजरेंट है उसको पूरी तरह से एक्सपेंड ना करके एक सर्टेन लिमिट तक एक्सपेंड करेंगे, तो हम लोग टेम्परेचर को भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। बस यही कहना चाहता है कि अपने हिसाब से हम लोग थ्रोटल वल्व का यूज़ करके टेम्परेचर को रखा जा सकता है। उसके बाद इसका डिमेरिट्स देखते हैं कि इनिशियल कॉस्ट इसका ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है कि इनिशियल कॉस्ट इसका ज़्यादा होगा। दूसरा मेजर डिसएडवांटेज यही है कि इसमें जो रिफ्रिजरेंट यूज़ होता है वो काफ़ी इनफ्लेमेबल है, मतलब ज्वलनशील है, ये जल जाता है। तो अगर किसी तरीके का लीक हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम होगा, वो जल जाएगा, और ये टॉक्सिक है, पॉइजनस है थोड़ा सा, इसीलिए बस प्रॉब्लम है। तो हम लोग इस चीज़ को कैसे ओवरकम कर सकते हैं कि इसका जो रिफ्रिजरेंट है वो काफ़ी इनफ्लेमेबल है या लीक होने से टॉक्सिक हो सकता है, तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं? तो इसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं बाय इम्प्रूविंग, है ना, डिज़ाइन। मतलब जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उसको अगर हम लोग अच्छे से करें, सारा पाइप वगैरह जो भी कनेक्शन है अगर अच्छे से फिट किया जाए, तो हम लोग इससे बचा जा सकता है, इस डिसएडवांटेज से, लीक होने से हम लोग रोक सकते हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि COP बराबर रिफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाय वर्क डन होता है, तो COP रिफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाय वर्क डन यहाँ पर भी होगा, वेपर कंप्रेशन साइकिल में भी रिफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाय वर्क डन ही COP होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, COP तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका न्यूमेरिकल भी देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे एट होम, कीप लर्निंग, थैंक यू।